गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं एक बार पुनः आपको एक ब्रेक देने के पश्चात अपनी साइंस की क्लास जो हमारी सैटरडे को आती है उसी को लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूं। और उस साइंस की सीरीज़ का नाम आप लोग जानते हैं, पोस्टमार्टम सीरीज। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आपकी बॉडी से रिलेटेड ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो अपनी इस सीरीज के माध्यम से आपको ना बताऊँ। आपको सिर्फ एक बेहतरीन तरीके से सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और इन सब के बाद एक बार पुनः रिवीजन करना होगा। एक अच्छे से नोट्स बनाइए। सारे जितने क्वेश्चन इसमें इस सीरीज में हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। पिछली बार मैं जिन प्रश्नों को लेकर के आया था उसी सिस्टम से थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूंगा, अन्य सिस्टम पर भी आऊँगा, जिसमें आज हम थोड़ा सा स्केलेटन सिस्टम पे, थोड़ा ब्लड पे और थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी आपका बचा है, उस पर मैं बात करूंगा। तो शुरुआत करेंगे। लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको कराया था और इस बार जो है कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? हड्डी का निर्माण, बेसल लैमिना श्रावण, हड्डी टूटना, मांसपेशियों का पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। तो सबसे पहली बात, ऑस्टियोक्लास्ट किससे रिलेटेड हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रकार की बोन सेल्स हैं। क्या हैं? बोन सेल्स हैं। ठीक, आप इसको कह सकते हैं कि हड्डी कोशिका, या हड्डी ने कहिए अस्थि कोशिका, हड्डी कोशिका या अस्थि कोशिका कह सकते हैं, अस्थि कोशिका कह सकते हैं। ठीक, और इस प्रश्न में से देखिए एक चीज, देखिए एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इसमें देखिए एक चीज पूछा है किससे संबंधित हैं। अगर ये चीज अगर पूछ रहा है तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक, संबंधित में आ जाएगा हड्डी का निर्माण और हड्डी टूटना, लेकिन इन दोनों में सटीक आपका ये बेसिकली जाना जाता है किसके लिए? हड्डियों के निर्माण के लिए। ठीक, संबंधित पूछा है तो आप इस पे जो है हड्डी से रिलेटेड आप बता सकते हैं। तो हड्डी का एक ऑप्शन और है, तो ये आपका इसमें भी जा सकता है, लेकिन इन दोनों में अगर आपको सटीक ढूंढना है तो आपको ऑप्शन ए पे जाना पड़ेगा। ये किससे रिलेटेड है? हड्डियों के निर्माण से रिलेटेड हैं। ठीक, बेसल लैमिना क्या है? बेसल लैमिना एक प्रकार की झिल्ली है, एक प्रकार की झिल्ली है, एक प्रकार की झिल्ली है जो कोशिकाओं को जोड़ने में, कोशिकाओं को जोड़ने में कोशिकाओं को जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, ये आप कह सकते हैं कि ऊतक निर्माण में, टिश्यू फॉर्मेशन में ये निर्माण करती है, ऊतक निर्माण में। ठीक, ज़्यादा लोग लाइव आ जाइए और ज़्यादा आंसर देने का प्रयास करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, मांसपेशियों का पुनरुद्भवन, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब मांसपेशियों का पुनः आना, रीजनरेशन, इससे कोई इसका मतलब नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, हड्डी का निर्माण पे हम जाएंगे। ऑस्टियोक्लास्ट जो है हड्डी निर्माण से संबंधित है। ठीक, एक प्रकार की बोन सेल है, अस्थि कोशिका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका हड्डियों से ही रिलेटेड है। शल्य क्रिया में, मतलब सर्जरी में, आर्थोप्लास्टी क्या है? ठीक, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ठीक है, रुधिराधान। ठीक, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, रुधिराधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक, तो ये पूछा जा रहा है कि आर्थोप्लास्टी, जब भी आर्थो लगा मिले आपको किसी भी चीज़ में, जब भी आपको लगा मिले आर्थो, तो आप खटाक से चले जाइएगा किससे होगा ये रिलेटेड? हड्डी से। आर्थो शब्द जब भी मिले तो ये जान जाइएगा ये चीज़ जिससे रिलेटेड है वो आपका हड्डी से रिलेटेड है। ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ये सब जो नाम लिए जाते हैं ये हड्डियों से रिलेटेड होते हैं। तो पहली नज़र में कंफर्म हो गया कि आर्थोप्लास्टी है तो पक्का एक किसी न किसी हड्डी के काम से जुड़ी होगी। तो ये आपका हार्ट की सर्जरी कट गई, गुर्दा ट्रांसप्लांट ये कट गया, किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक, रुधिराधान जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी कट गया। तो ऑटोमेटिक स्वतः ही आप चले जाएंगे कि ये है क्या? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। मैं पिछली क्लास में भी कहा था और इस क्लास में भी आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश को बना के चलिए। इंग्लिश अगर आप साइंस में पढ़ेंगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ और आप भी इसमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो ये हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, तो ये हिप हटा दीजिए अगर,
तो आप इसको भी कह सकते हैं हिप आप अगर हिप हटा दीजिए तो आप इसको कह सकते हैं कि आर्थोप्लास्टी कहीं के भी जॉइंट का रिप्लेसमेंट है, ठीक। और ये खासकर आपका कमर दर्द के लिए किया जाता है सर्जरी। आपके घुटनों में दर्द है तो उसमें ये की जाएगी सर्जरी, जिसमें रिप्लेस किया जाता है आपके जॉइंट्स को, जॉइंट मतलब संधियों को, जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ रही हैं, संधियों को आप इसको कह सकते हैं जोड़ को, ठीक। तो ये जो आपका जोड़ देखिए इसमें लिखा है कूल्हे के जोड़ का, तो आप इसको कह सकते हैं कि जोड़ का प्रतिस्थापन, ठीक। कहीं पर भी जॉइंट को रिप्लेसमेंट करना है तो उस सर्जरी को आर्थोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा, एक से एक प्रश्न है और उससे भी तगड़े आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपको हमेशा लगेगा कि आप अपनी बॉडी को रीड कर रहे हैं। बस आप कंसंट्रेशन बना के रखिएगा और शुरू से लास्ट तक जो है क्लास को मेंटेन करके रखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु, इसको इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं। तंतुमय ऊतक, ठीक। फाइब्रिन, मांसपेशी ऊतक, ठीक। इलास्टिक मतलब आपका जिसको हम आराम से खींच सकें, इधर उधर हिला डुला सकें, ठीक, ऐसे ऊतक इलास्टिक ऊतक, ठीक, जो आपको हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, मतलब हड्डियों को आपस में बांधे रहते हैं। देखिए मैं अर्थ बता दे रहा हूं, आप खुद ही इसको जो है खटाक से आप आंसर मान सकते हैं, उन्हें कहते हैं, ठीक। पहला है स्नायु लिगामेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन, मांसपेशी ऊतक। तो इस प्रश्न को मैं आपको समझाना चाहूंगा। यह प्रश्न सीधे सीधे कह रहा है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से एक हड्डी दूसरी हड्डी से किस तंतु से, किस इलास्टिक टिश्यू से आपस में बंधी रहती है, ठीक, पकड़े रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बॉडी में जितनी हड्डियां हैं, ये हड्डियां आपस में एक दूसरे से गुथी हुई हैं और एक विशेष प्रकार के धागे से गुथी हुई हैं, जिसको इलास्टिक टिश्यू कहा जाता है, जिसको कहा जाता है आपका प्रत्यस्थ ऊतक कहा जाता है, और उस प्रत्यस्थ ऊतक का नाम है आपका लिगामेंट। आपका क्या है? लिगामेंट। तो ये आपके हड्डियां जहाँ पे भी जुड़ी हैं, ये जुड़ाव जो है एक विशेष प्रकार के धागों से है, और ये हमारी हड्डी के लिए बहुत ही आवश्यक धागे होते हैं, बहुत ही आवश्यक ऊतक होते हैं, जो एक बार अगर गलती से डैमेज हो गए तो पूरा जीवन में इसको उभरना नहीं है। तो आपके जहाँ पे भी जॉइंट हैं, जहाँ पे एक हड्डी दूसरे हड्डी से अटैच है, उन हड्डियों में जो धागे पिरोए गए हैं उसका नाम क्या है? आपका स्नायु लिगामेंट। जैसे माला में हम लोग एक माला से दूसरी माला को कनेक्ट किए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार की ये संरचना है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है। तो इस धागे को, इस हड्डियों के जुड़ाव को, इस हड्डियों के एक साथ पकड़े रहने का कारण जो है वो आपका क्या है? स्नायु लिगामेंट, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्नायु लिगामेंट। खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा, दिमाग से पहले पढ़िएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसके बाद आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास किया करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं किसके कारण? केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, ठीक। आपके दांतों पर जो परतें जमी होती हैं, जिसके लिए ही हम लोग ब्रश करते हैं, वो पूछा जा रहा है कि ये किससे बनी होती? केवल भोजन के कणों से ये नहीं होगा, कतई नहीं होगा। भोजन के कण और थूक से ये भी नहीं होगा, अगर नीचे और ऑप्शन है तो जी। जैसे जो थूक होता है वो अगर ना हो तो आपका मुंह सूखा रहेगा। आपका मुंह क्या रहेगा? सूखा रहेगा। और मुंह के सूखे रहने की स्थिति में एक्टिविटी जीरो रहेगी, और उसी के कारण आपके लार का सिक्रीशन भी कम रहेगा, ठीक। तो वो आवश्यक चीज़ है। भोजन के कण, दूसरा है भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, ठीक, ये सही हो सकता है, ठीक। लेकिन इसके साथ ही एक ऑप्शन और दिया गया है, भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो जब इसकी एंट्री हो गई तो कोई काट ही नहीं सकता,
जब इसकी एंट्री हो गई तो कोई काट ही नहीं सकता, बैक्टीरिया तो आपके हर जगह हैं। तो देखिए इस प्रश्न में बहुत नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बहुत नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगर आपका कॉमन सेंस एक्टिव है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर है आपका भोजन के कण थुक, मुख अम्ल मतलब आपका लार, मुख अम्ल मतलब लार, और लार में मैंने बताया है पहले भी, टाइलिन जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, ठीक। पॉलीसैक्रिडेज, ठीक है, माल्टेज, ये सब मुख अम्ल हैं क्योंकि ये मुख गुहा से निकलते हैं और बैक्टीरिया ऑलरेडी आपके भोजन से, आपके मुख से ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट आंसर में। तो इसका ऑप्शन मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का डी। खटाखट आंसर देते रहिएगा, बढ़िया से तैयार करिए, कल संडे है और अच्छे से इस चीज को तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार आया है। रेडियस, स्टेपीज, मैलियस और इंकस, इसमें से बहुत सारे बच्चों को ये हड्डी पता होगी, ठीक। ये आपको पता है ये हाथ की हड्डी है, ठीक, छोटी हो ही नहीं सकती। ये आपके कान की हड्डी है, ये भी आपके कान की हड्डी है और ये भी आपके कान की हड्डी है, ठीक। आपके इस कान में और इस कान में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। ये तीनों इधर भी हैं और ये तीनों इधर भी हैं। इनमें जो सबसे छोटी होती हड्डी वो आपकी स्टेपीज है। वो आपकी कौन सी हड्डी? स्टेपीज है, ठीक, दोनों कानों में। और यही जो हड्डी होती है मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यदि आपसे कोई ये पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो उसका आंसर होगा फीमर। उसका आंसर होगा फीमर, जांग की हड्डी, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, जांग की हड्डी फीमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज, ठीक, राइट आंसर है। ये आपके कान की भी सबसे छोटी हड्डी और आपके पूरे शरीर में पाई जाने वाली 206 हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। बढ़िया क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29, 30, 32, 40। जैसे देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश कहा, हिंदी और इंग्लिश कहा, बाइलिंगुअल आप पढ़िए। तो देखिए जब क्वेश्चन आप इसको इंग्लिश से पढ़ेंगे तो मनुष्य की खोपड़ी के जगह पे आपको स्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्कल मिलेगा। और तभी आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, तभी आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि खोपड़ी एक नॉर्मल जो है, खोपड़ी आपका जो है यहीं तक लोग समझते हैं कि खोपड़ी ये इतना ही होगा, लेकिन खोपड़ी मतलब आपका ये धड़ हुआ, स्कल हुआ, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी हड्डियां हैं, इसलिए साइंस में इंग्लिश आवश्यक है, खासकर बायोलॉजी में। और बिना इंग्लिश के अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज़ के आपको कई जगह पर हिंदी के अलग अलग नाम मिलेंगे, ठीक। तो आपका मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29, 30, 32 और 40, ठीक। सबसे पहले जो मानव शरीर का मस्तिष्क होता है उसमें सबसे ऊपर जो 8 हड्डियां होती हैं, मानव शरीर में जो आपका खोपड़ी है उसमें सबसे ऊपर आपका इस साइड में 8 हड्डियां होती हैं, जिसको बोलते हैं क्रेनियम, ठीक। और इस क्रेनियम के आवरण में आपका मस्तिष्क बहुत सेफ रहता है, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ठीक। तो ये 8 हड्डी उसमें आ जाएगी, ठीक। आपके चेहरे की 14 हड्डियां हैं, ठीक। आपके चेहरे की 14 हड्डियां हैं। जो आपका ये फेस है इसमें 14 हड्डियां हैं टोटल, और इनको कहा जाता है कि फेशियल बोन, इंग्लिश में बोलते हैं फेशियल बोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोन ऑफ जा, जबड़े की हड्डियां, ठीक। हिंदी में बोलते हैं किसकी? जबड़े की हड्डियां सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं, सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं। और हम लोग आपस में बात करते हैं तो कहते हैं कि अभी मारूंगा तो जबड़ा टूट जाएगा, ठीक। सबसे मजबूत जबड़े की हड्डियां हैं, ठीक। इसके बाद मैंने अभी बताया कि कान में 3 हैं, इधर कान में मैलियस, इंकस, स्टेपीज, और इधर कान में भी कितनी हैं? 3 हैं। तो 3 + 3 6 हड्डियां हो गई आपकी, किसकी? कान की हो गई। तो 14, 8, 22, 6, 28। एक हड्डी जो आपकी ये बीच में है, ठीक,
इसको हिंदी में बोलते हैं कंठास्थी, हार्ड बोन बोलते हैं। तो एक हड्डी इसको भी काउंट किया जाता है, एकदम बीचों बीच में पाई जाती है। तो ये आपकी एक कंठास्थी हो गई, ठीक। हार्ड बोन, ठीक। तो टोटल कितनी हो गई भैया? 14 + 8 22, 6 28 और 1 29। टोटल आपकी 29 हड्डी हो गई। टोटल आपकी कितनी हड्डी हो गई? 29 हड्डी हो गई। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। तो मानो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 29। 8 हड्डियों का क्रेनियम, 14 हड्डियों का आपका जबड़ा फेशियल बोन, आपकी 3 हड्डियां इस कान में, 3 हड्डियां इस कान में, 6 हड्डियां हुई और 1 हड्डी आपका हार्ड बोन, ठीक, कंठास्थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने 20 तक ले गए थे आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया आप लोगों ने, उसके लिए आप लोग के लिए थैंक्स है हमारी तरफ से। इस बार भी इसको अच्छे से जो है देखिए, इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए अपने सभी परिचितों में। इससे आसान साइंस आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, ठीक। आप देख सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पे, अगर इससे अच्छा एनाटॉमी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक। इतनी सरल भाषा में आपको, उसका कोई ये कारण नहीं, मुझे पता है कि बच्चों को किस तरीके से देना है, बच्चों को डिलीवरी किस तरीके से कंटेंट की करनी है वो मुझे पता है। और ऐसा इसमें कुछ नहीं, नॉलेज की बात नहीं है, ये डिलीवरी की बात है कि मैं उसको अपने तरीके से बच्चों को डिलीवर करता हूँ, ठीक। कोई बच्चा हल्का सा भी साइंस पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो ध्यान सुनेगा तो उसका काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण, साल्ट, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक, देखिए साल्ट है, साल्ट पूछा है, कौन सा लवण, देखो इस प्रश्न का करने का तरीका मैं बताता हूं। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता है, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखी है कि आपकी हड्डियों में जिन चीज़ों की प्रधानता है वो आपका कौन सा है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक। और आप कह सकते हो मैग्नीशियम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन प्रधान तत्व तो आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आप कैल्शियम और फास्फोरस को ही पाते हैं। तो इसका मतलब है दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि कोई अगर साल्ट पूछे तो तत्व है, अगर कोई साल्ट पूछेगा, लवण पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों चीज़ों से ही मिलकर के बने होंगे, जिसमें ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होगा। तो इसमें आपको चारों ऑप्शन में किसमें आपको कैल्शियम और फास्फोरस दिख रहा है? इधर मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, इधर कैल्शियम है तो कार्बोनेट है, कैल्शियम ही है। इसमें देखिए कैल्शियम और फास्फेट, फास्फेट फास्फोरस से बना, दोनों आपको मिल जा रहा है। सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों नहीं है। तो हमें बिना आए हुए बिना रटे हुए अगर हम अपने दिमाग को यूज करेंगे तो हम आंसर पा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर स्वतः ही हो जाएगा कि इस हमारे शरीर में जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है हमारे हड्डियों में, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक। खड़ा आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, झूम कर शेयर करिए, और जितना भी हो सके अपनी फ्रेंड सर्किल में, अपने सारे ग्रुप्स में इसको सेंड करिए। मनुष्य के शरीर की पसलियों के कितने जोड़े, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11, ठीक। जोड़ा पूछा है, पसलियां मतलब रिप्स हुआ, ठीक, पसलियां मतलब रिप्स हुआ, ये पूछा है जोड़ा, ठीक। 12 जोड़ा मतलब 24, 12 जोड़ा मतलब 24, 10 जोड़ा मतलब 20, 14 जोड़ा मतलब 28, 11 जोड़ा मतलब 22, ठीक। तो अब एक अगला प्रश्न ये हो सकता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। जोड़ा पूछेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा, ठीक। पसलियां हैं क्या? आपके चेस्ट में जो हड्डियां पाई जाती हैं, चेस्ट बोन, सीने की हड्डियां, इन्हीं को हम कहते हैं पसलियां, ठीक। आपके इधर देखिए और इधर, ये हड्डियों का एक जो है आवरण है, और ये हड्डियों का आवरण बॉडी के पीछे आपके पीठ में पीछे जाकर के रीढ़ की हड्डी से जो है जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं वक्ष कशेरुका। किससे जुड़ा है? वक्ष कशेरुका से जुड़ा हुआ है, थोरैकिक वर्टिब्रा बोलते हैं इसको, ठीक। तो इससे जाकर के ये आपकी पसलियां जुड़ी हुई हैं, तो इधर से निकली हैं और पीछे जुड़ी हुई हैं। तो ये आपके बॉडी में, चेस्ट में एक घोंसला बनाती हैं,
एक चेस्ट में एक घोंसला बनाती हैं, एक कवरिंग देती हैं, एक सुरक्षा देती हैं, और इस कवरिंग के अंदर आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, ठीक है, और अन्य भी आपके बॉडी के पार्ट हैं जो सेफ रहते हैं। तो प्रकृति ने आपको जो रचा है उसमें तो आपको, चलिए इसने आपने इसका नाम दे दिया, इसके कार्य दे दिए, लेकिन आपके शरीर के अंगों की सुरक्षा, एक्चुअल में कंकाल तंत्र क्या है? आपकी बॉडी के आंतरिक अंगों की रक्षा करने के लिए आपका कंकाल तंत्र है, और उसी वजह से आपका शरीर सेफ रहता है। ठीक, तो इसमें पूछा है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 12 इधर हैं और 12 इधर हैं, 12 हड्डियाँ इधर हैं, 12 हड्डियाँ इधर हैं, और ये जा करके पीछे एक पिंजड़ा बनाती हैं। तो टोटल आपका 12 जोड़ी हुई, टोटल आपका 12 जोड़ी हुई, टोटल 12 जोड़ी। अगर आपसे संख्या पूछे कोई तो उसकी संख्या कितनी है बेटा? 24। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है 12 जोड़ी। ठीक, आप आंसर दे दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन जैसे इस क्लास में इस क्लास में, करंट की क्लास में तो नहीं, लेकिन इस क्लास में मैं समय लेता हूँ। आप अच्छे से क्वेश्चन को सुनिए, समझिए, एनालिसिस करिए। जितना आप सुनेंगे, जितना आप समझेंगे और जितना एनालिसिस करेंगे वो आपको तैयार होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये आप इसका आंसर दीजिए, आप लोग इसका आंसर दीजिए खटाखट। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशियों अंगों का, जल का। फंसाया है बहुत तगड़े से। ठीक, अस्थियों का बना है, सबसे ज़्यादा दिमाग इधर ही जाएगा। शारीरिक अंगों का ठीक जाएगा, लेकिन उतना नहीं जाएगा हड्डियों के सामने। इसमें तो सबको हमने दे दिया है, त्वचा मांसपेशियों वो अंगों का। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ ये भी पढ़ रखी है, हम लोगों ने एक चीज़ ये भी पढ़ रखी है कि आपकी बॉडी में लगभग 2/3 पोर्शन, 60-70% तो मान के चलिए, ठीक, आपका क्या होता है? जल होता है। आपका 60 से 70%, हमेशा देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं कि आपका जल होता है। ठीक, ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू है। ठीक, एक एवरेज वैल्यू बताई जाती है। ठीक, अब उसमें ये फैक्ट के लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये बताया गया, ऐसा कुछ नहीं। एक एवरेज वैल्यू बताई जाती है, हाँ इतना जल होता है। तो भैया ये प्रतिशत जल है, तो ये आपका इसमें भार भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो मेजर पोर्शन है वो किससे, वो अधिकतम भार बना है किससे? जल से। तो आप इसमें आप पुराना कॉन्सेप्ट ही लगा देते तो आपका आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक, तो आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा भाग है, सबसे ज़्यादा भार है, वो किस चीज़ का है? जल का है। और ये एक चीज़ ये भी जानिएगा कि इन सबके भाग हैं, इन सबसे भार बना है, लेकिन इन चारों में से यदि आपको दिया है जल तो आप इस किस पे जाएंगे? जल पे जाएंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है लौह, मतलब लोहा, आयरन, सोडियम। ठीक, सोडियम, उसके बाद फिर आपका है ऑक्सीजन, फिर है आपका आयोडीन। तो लौह मतलब आपका लोहा, लौह मतलब आपका लोहा हुआ, आप कह सकते हैं आयरन कह सकते हैं, सोडियम हुआ, ऑक्सीजन हुआ, आयोडीन हुआ। ठीक, प्रचुरता मतलब सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुरता मतलब क्या हुआ? सर्वाधिक मात्रा में। प्रचुरता मतलब क्या हुआ? सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा, लोहा है, सोडियम है, ऑक्सीजन है। तो आपकी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, लगभग 65% तक। कितना प्रतिशत तक? 65% तक ये पाया जाता है। उसके बाद आपका कार्बन है लगभग 18.5%, 18.5%। फिर आपका हाइड्रोजन है दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पे आपका हाइड्रोजन है लगभग 9.5%। उसके बाद आपका चौथे स्थान पर है आपका नाइट्रोजन। चौथे स्थान पर आपका कौन सा है? नाइट्रोजन, लगभग 3.3% आपका पाया जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में तत्व पूछे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा। ये देखिए तत्व हैं,
ये तत्व पूछा जा रहा है, लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन और आयोडीन। लेकिन इसके ठीक क्वेश्चंस के पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा भार किसका है, पानी का है। तो ये तत्व नहीं है, ये आपका क्या है, यौगिक है। तो अगर यौगिक पूछे, ठीक है, तो आप पानी का, जल का नाम लेंगे। और यदि तत्व पूछा कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। और इसका परसेंटेज आप रट लीजिएगा, लगभग कितना परसेंट, 65%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। ठीक, हमारी संस्था में 18/11/2025 से दोपहर को 2:30 बजे से एक नई बैच लॉन्च होने जा रही है। जिन बच्चों को इस क्लास में जो है डेमो लेना हो वो जरूर आ सकते हैं। अपने सभी परिचितों, सभी मित्रों को आप इस डेमो क्लास को लेने के लिए अवश्य भेजें। ठीक, डेट याद रखिएगा 18/11/2025, समय 2:30। ठीक, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन। वयस्क मानव में होती है 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां, 209 अस्थियां। ठीक, ये पूछा वयस्क मानव क्या होता है। वयस्क मानव आप ये ध्यान रखिएगा, लगभग 18 वर्ष की आयु। ठीक, 18 वर्ष की आयु। और वेट भी आप ध्यान रखिएगा, वेट आपका भार कितना होगा, 70 kg। ये मान के चलिए अगर एडल्ट पर्सन यूज किया जाता है, अगर कहीं भी वयस्क मनुष्य का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उस मनुष्य की आयु 18 वर्ष मानी जाती है और कम से कम, और उसके भार कम से कम माना जाता है 70 kg। इसी पे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली एक चीज़ आपने ये सीखा। ठीक है, एज आप ध्यान रखे होंगे लेकिन वेट का आपको वो आइडिया नहीं होगा। इसमें पूछ रहा है कि कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 206, 208, 209, 204। ठीक, जैसे अगर बच्चों में पूछे कि बच्चों में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो बच्चों में आपकी हड्डियां पाई जाती हैं लगभग 300। कितना, 300 बच्चों में। हाँ, लेकिन वयस्क मनुष्य की बात कर रहा है तो वयस्क मनुष्य में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। तो इसका राइट आंसर है 206। ठीक, अब इन हड्डियों में आपको ध्यान रखिएगा, जो आपके जो शरीर में सारे अंग हैं उनमें ये अंग जो है उनसे ये अंग जो है इन्हीं हड्डियों से मिलकर के बने हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 206 हस्तियां। ठीक, पूरे वयस्क मानव में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या। बहुत सामान्य क्वेश्चन था। अब पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संचित रहता है, आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में और पित्त में। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज। ठीक, आप इसको कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर, ठीक, किसमें परिवर्तित हो रहा है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर जो है कहाँ पे संचित रहता है, आमाशय में, स्टमक में, यकृत में, लीवर में, अग्नाशय में, पित्त में। ठीक, तो मैंने आपको बताया, पहले भी इसको बताया है, ठीक, कि आपकी बॉडी में यदि आपका कार्बोहाइड्रेट्स एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो इस अतिरिक्त ग्लूकोजन को एक स्टोरेज के रूप में संचित कर लेते हैं। और वो स्टोरेज आपका कौन सा रूप होता है, ग्लाइकोजन। पिछली क्लास में हमने बताया था ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन एक प्रकार का आपका कौन सा है, पॉलीसेकेराइड है। इसको हम कह सकते हैं जटिल शर्करा। क्या कह सकते हैं, जटिल शर्करा। ठीक, और ये चेंज हुआ है किससे, जो आपका नॉर्मल ये ग्लूकोज आपका क्या है, मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज आपका कौन सा है, मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज आपका कौन सा है, मोनोसेकेराइड है। और ये मोनोसेकेराइड जो है सबसे सरल शर्करा है, ठीक। अब इस मोनोसेकेराइड का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, पॉलीसेकेराइड में। यहाँ पे पूछा है आपका, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अंग, ठीक, 1 मिनट मैं आंसर दे रहा हूँ। लेकिन यदि आपको पूछता कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने वाला हार्मोन कौन है, तो यहाँ पे अगर हार्मोन पूछ लेता तो आप इसको क्या कह सकते थे, इंसुलिन। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं इकट्ठे ऐड कर दे रहा हूँ। हार्मोन पूछा तो इंसुलिन पे टिक मारेंगे, ठीक। आपका ये अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है। और यहीं पर आप याद रखिएगा
अग्नाशय से ही एक हार्मोन निकलता है, ग्लूकेगॉन। कौन निकलता है? ग्लूकेगॉन। ठीक, ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। वह हार्मोन जब हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, अभी इसको रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, ठीक। तो जब आपको शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज पूछता है कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने वाला अंग कौन है, तो हम सदैव टिक मारेंगे किस पे? यकृत पे। ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन यदि पूछता है कि हार्मोन कौन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है, इंसुलिन। ठीक, अब आते हैं, अगर आपसे ये कोई पूछे इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने वाला अंग कौन सा है, अब जब हमारे शरीर को जरूरत पड़ी, जब हमारा एक्स्ट्रा हुआ तो ये ग्लूकोज बदल गया किस में? ग्लाइकोजन में। सेव हो गया किस में? यकृत में। ठीक, यकृत ने किया। अब इस जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता हो रही है तो ये ग्लाइकोजन पुनः परिवर्तित हो जाता है किस में? ग्लूकोज में। तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिल जाता है। इस कार्य को करने वाला जो अंग है वो भी आपका कौन सा है? यकृत है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपकी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गन है, जो लगभग सभी एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, वो आपका कौन सा है? लगभग सभी एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, वो कौन सा है? आपका लीवर। ठीक, तो यही लीवर जो इस ग्लाइकोजन को सेव किया था और ये बदल देता है किसमें? पुनः ग्लूकोज में। और इस यह ग्लूकोज हमारे शरीर में मिल जाता है और हमारे शरीर को क्या मिल जाती है? ऊर्जा। हमारे शरीर को क्या मिल जाती है? ऊर्जा। ठीक, अब एक चीज़ जो मैंने बचा के रखी है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आप उसको कहेंगे ग्लूकेगॉन। क्या कहेंगे? ग्लूकेगॉन। ठीक, और ये दोनों हार्मोन आपके पैंक्रियाज अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन हैं। ठीक, हार्मोन पूछेगा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बदलने वाला, इंसुलिन पे जाएंगे। अंग पूछेगा तो यकृत पे जाएंगे। और यदि पूछा कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने वाला अंग, तब पुनः किसके पास आएंगे? यकृत में। हार्मोन पूछेगा तो ग्लूकेगॉन। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन ये आ चुके हैं कंपटीशन में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ठीक, और इसी देखिए, कहते नहीं इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, तो यही इंसुलिन जो आपको ग्लाइकोजन में चेंज कर रही है, जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में पड़ा रहेगा, ये ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा। ठीक, इसी कारण हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और कहा जाता है कि भैया इनको शुगर हो गई। ठीक, इनको शुगर हो गई, डायबिटीज के पेशेंट हो गए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, उसी से रिलेटेड है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। देखिए, बस कान को इधर से घुमाया है, बाकी क्वेश्चन चेंज है। यकृत में देखिए, यकृत में ये आपको पिछले से लिंक करा दीजिएगा। मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऊर्जा मतलब खटाक से दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जमा होता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लेंगे तो जमा कार्बोहाइड्रेट्स कौन है? जमा कार्बोहाइड्रेट्स कौन है? जमा कार्बोहाइड्रेट्स कौन है भैया? जमा कार्बोहाइड्रेट्स आप जान गए हैं क्या है? ग्लाइकोजन, जिसको अभी हमने कुछ देर पहले संचित किया था। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि यकृत, अब देखिए क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा मतलब ग्लाइकोजन जमा होती है। ठीक, ग्लाइकोजन जमा होती है तो कौन सा रूप है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो मैंने पहले ही बता दिया। वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अच्छा, इसको देखिए, दो ऑप्शन दिए हैं, ये दो ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, दो ऑप्शन दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में ए भी सही है, कोई नहीं काट सकता, लेकिन देखिए यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ पे नाम दिया है, डायरेक्ट उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम ही दे दिया है। तो हम जाएंगे किस ऑप्शन की ओर? ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन। इसमें डायरेक्ट जो है नाम दे दिया गया है। तो हमारे शरीर में जो है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में और मांसपेशियों में ऊर्जा संचय रहती है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ग्लूकोज में। हार्मोन अगर पूछेगा तो ग्लूकेगॉन, अगर बॉडी ऑर्गन पूछेगा तो यकृत। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 34। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर। देखिए, अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए हिंदी का ही है, प्रीवियस ईयर ही है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ठीक, अब देखिए यहाँ पे नाम आ गया पत्थर, तो थोड़ा सा दिमाग घबरा जाता है,
लेकिन इसको बोलते हैं बेटा स्टोन। इसको खटाक से इंग्लिश अगर आपको आती होगी तो स्टोन। ठीक, कहाँ पर? पित्ताशय में, गाल ब्लैडर स्टोन। ठीक, गाल ब्लैडर स्टोन आप इसको कह सकते हैं, गाल ब्लैडर स्टोन। हमने इंग्लिश में चेंज कर लिया। गाल ब्लैडर में पित्ताशय में उपस्थित पत्थर मतलब स्टोन निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, न्यूक्लिक अम्ल का। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं। ठीक, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं। पहली बात, आपकी बॉडी में स्टोन, आपकी बॉडी में जो स्टोन है वो मुख्य रूप से दो जगह बनता है, और ये स्टोन बना होता है किसका? कैल्शियम ऑक्सलेट का। ये स्टोन जो पत्थर होता है बना होता है किसका? कैल्शियम ऑक्सलेट का। ये पत्थर किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का, कैल्शियम ऑक्सलेट का। और ये पत्थर आपका दो जगह पे मुख्य रूप से बनता है, एक पित्ताशय में और एक आपका गुर्दे में। आप कह सकते हैं वृक्क में, किडनी में। गुर्दा लिख दे रहा हूं। ठीक, ये पत्थर जो है फिर बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अगर गुर्दे की पथरी है, छोटी है तो दवा देगा, बहुत बड़ी है तो उसको फिर कहेगा ऑपरेट करके हम लेज़र से हम निकाल देंगे, तो वो यूरिन के जो है आपके यूरिन के थ्रू निकल जाती है। लेकिन जब अगर आपके गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में पथरी होती है तो इसके निकलने का कोई जुगाड़ नहीं बनता है जल्दी। तब डॉक्टर क्या करते हैं? इस पित्ताशय को ही क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो ये पित्ताशय स्टोर किस चीज़ का करता है? अब ये देखिए, अब आ जाते हैं प्रश्न में, किसका पाचन प्रभावित करता है? हम सभी को पता है कि ये जो पित्ताशय में से निकलता है पित्तरस, पिछली क्लास में हमने इस पर बहुत एक्सप्लेनेशन दिया था। पित्तरस, बाइल जूस जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाइल जूस। ठीक, पित्ताशय जो निकलता है पित्तरस, यह पित्तरस जो है वसा के पायसीकरण में प्रयोग होता है, वसा के पायसीकरण में प्रयोग होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, पायसीकरण में प्रयोग होता है। ठीक, तो वसा को ये पायस रूप देता है, पिघलाता है, सॉफ्ट करता है। ठीक, तो जब ये पित्ताशय में पत्थर बनेगा तो इसका सिक्रीशन आपके भोजन में कम होगा। तो ये जिस चीज़ को प्रभावित करेगा, देखिए इसमें वसा का है, प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट का है, न्यूक्लिक अम्ल का, तो ये जिस चीज़ को प्रभावित करेगा वो आपका चीज़ कौन सी है? वसा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा का। ठीक, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा के पाचन को डिस्टर्ब करता है, प्रभावित करता है। ठीक, तो ये पित्तरस के प्रभाव से ऐसा हुआ, पित्तरस कम तो वसा का पाचन प्रभावित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आ गया, ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार आया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, आमाशय। ठीक, ये सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो लीवर होती है। लीवर के बारे में हमने बहुत चर्चा कर ली है, तो ये जानते रहिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इसका आंसर दे करके ही हम आगे निकल लेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका बहुत ज़्यादा व्याख्या हो चुकी है। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, ये देखिए इसका आंसर मैं पहले दे दिया हूं, खटाखट आप लोग एक आंसर दे दीजिए अगर ध्यान से आप क्लास को ले रहे होंगे। निम्न अंगों में से पित्त का संचय निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? प्लीहा, स्प्लीन, ठीक, पैंक्रियाज, अग्नाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय, इसको हमने बताया है गाल ब्लैडर। ठीक, अगर आपसे यहीं पे पूछा होता पित्त का संचय नहीं, पित्त की उत्पत्ति, अगर आपसे पूछा होता पित्त की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, तो खटाक से आप अपने बॉडी के हीरो को टिक मार देते, कौन सा? यकृत। लेकिन यहाँ पर पूछा है पित्त का संचय, पित्त का संचय, तो ये ध्यान रखिएगा, पित्त का नाम पित्तरस है, जो यहाँ पे पित्त है उसका नाम पित्तरस है, पित्तरस है, बाइल जूस है, और ये बनता तो यकृत से है, लेकिन ये इकट्ठा होता रहता है कहाँ पर? पित्ताशय में। कहाँ पर? पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में,
और जैसे जैसे हमारे भोजन की आवश्यकता होती है ये जो है धीरे धीरे हमारे भोजन में मिलता रहता है। अगर हमारा लीवर अगर हमारा लीवर सही तरीके से काम करता है तो ये पित्त रस भोजन में मिलता रहता है और अपना काम करता रहता है। ठीक, यदि हमारा लीवर में इन्फेक्शन है, यदि हमारा लीवर में कुछ खराबी है तो ये पित्त जो है भोजन में ना जा करके सीधे हमारे ब्लड में मिलने लगता है, सीधे हमारे ब्लड में मिलने लगता है। तो ब्लड में पूरे शरीर में हम पित्त रस का रंग पीला होता है, तो ये जब मिलेगा ब्लड में तो आपकी पूरी बॉडी आपको कैसे दिखाई देगी, पीली पीली, और जिसको ही हम लोग कहते हैं पीलिया, जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल में मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूँगा, हर एक चीज़ों को बताता रहूँगा। ठीक, तो पित्ताशय, इसका क्या आंसर होगा? निम्न में से अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो वो अंग आपका कौन सा है? पित्ताशय, गाल ब्लैडर। ठीक, तो राइट आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं? लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, यकृत ग्रंथि, लीवर ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, उपयुक्त तीनों। तो भैया जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पिछली क्लास में अच्छे समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि भोजन जब आपका मुख में प्रवेश करता है तो आपका भोजन मिलता है किससे? लार से, लार से मिक्स होता है। और ये लार जो होती है सलाइवा लार ग्रंथियों से निकलती है। किससे निकलती है? लार ग्रंथियों से निकलती है। तो इसका राइट आंसर है। और मैंने बताया था कि इसी लार से ही सबसे पहले आपका पचने लगता है कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। पहले कौन पचने लगता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये तो कन्फर्म हो गया था कि ये इस पाचन ग्रंथि का काम क्या है? लार ग्रंथि से, लार ग्रंथि से निकलती है लार और लार अटैक करती है किस पे? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका रोल है, पाचन में है तो पाचन ग्रंथि माना जाएगा। लीवर के बारे में इतना बता चुके हैं कि आप लीवर के अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं अब। ठीक, अगला अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये भी देखिएगा, इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इस ग्रंथि को कहा जाता है पूर्ण पाचक ग्रंथि। इस ग्रंथि को कहा जाता है पूर्ण पाचक ग्रंथि। ठीक, मतलब पाचन में लगभग सभी चीज़ों का पाचन करने का सिक्रेशन, पाचन करने के लिए आवश्यक जितने भी आपके चीज़ें होती हैं इस ग्रंथि से निकलती हैं। इसीलिए टोटल डाइजेस्टिव ग्लैंड इसको बोला जाता है, अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है और इसे ही पूर्ण पाचक ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका मतलब ये तीनों आपका जो है सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि ये तीनों जो है आपका पाचन में सहयोग करते हैं। अब यहीं पर रुके रहिएगा। अगर आपसे यह पूछ लेता प्रमुख पाचन ग्रंथि, इनमें से सबसे प्रमुख, इनमें शब्द लगा देता सर्वप्रमुख पाचन ग्रंथि, ये ग्रंथियां काट के सिर्फ ग्रंथि कह देता कि सर्वप्रमुख पाचन ग्रंथि है, तब किस पे टिक मारते? तब आंख बंद करके ना आप लार को याद करते ना लीवर को याद करते, तब आप किस पे टिक मारते? अग्नाशय पे। ठीक, प्रमुख पाचन ग्रंथि सर्वप्रमुख पाचन ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों आपका पाचन में भाग लेती हैं। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर दीजिए इसका। जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय और अग्नाशय। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से 2 मिनट में रिवीजन करूँगा। आपका भोजन पहुँचता है मुख में, मुख से आता है मुख गुहा में, मुख गुहा से आता है आपका भोजन, इसको माउथ कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं मुख गुहा को, ग्रास नली को एसोफेगस बोलते हैं। ग्रास नली से भोजन आता है आमाशय में, स्टोमक में। ठीक, आमाशय से भोजन आता है आपका छोटी आंत के ग्रहणी में, डुओडेनम में। ठीक, और ग्रहणी से आप ये कह सकते हैं आगे छोटी आंत, यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, संपूर्ण पाचन हो जाता है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इस पचे हुए भोजन को रसांकुर अब्जॉर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और किस में मिला देते हैं? रक्त में। ठीक, और रक्त से ये पहुंच जाता है हमारा कोशिकाओं में। कहाँ पर पहुंच जाता है? कोशिकाओं में पहुंच जाता है।
और हमारी कोशिकाएं अपना काम करती हैं। पीछे से आ रही होती है ऑक्सीजन जो इन भोज्य पदार्थों को जलाती है और ऊर्जा हमें हमारी कोशिकाओं को प्राप्त होती है। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इस छोटी आंत से जो जितना पचना था पच गया। अपचित भोज्य पदार्थ, अपचित भोज्य पदार्थ जो पचा नहीं है, अपचित भोज्य पदार्थ जो है वो प्रवेश करता है कहाँ पर? बड़ी आंत में। कहाँ पर? बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ठीक, जितना पचना था पच गया छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर आगे बढ़ता है बड़ी आंत में, जहाँ पर जल एवं खनिज लवणों का आवश्यक जल एवं, फिर से बताऊंगा, बड़ी आंत में जब पहुंचेगा अपचित भोज्य पदार्थ, अपचित पदार्थ, तब इस अपचित पदार्थ में जल एवं खनिज लवण का, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण हो जाएगा और बाकी का अपचित पदार्थ मल के रूप में मलाशय में, रेक्टम में पहुंच जाएगा और मलाशय से मल द्वार एनस के द्वारा समय समय से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है जल का अवशोषण, लेकिन अगर आप यहीं पे बढ़ा दें जल एवं खनिज लवण का अवशोषण, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इसका नाम क्या लिया जाएगा? बड़ी आंत। बृहदांत्र में इसका जो है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। ठीक, और अपचित पदार्थ मलाशय मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। 39, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? देखिए अब मस्कुलर सिस्टम आ गया आपका। मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 340, 560, 639, 860। इसका आंसर देने से पहले आंसर आप लोग दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। ठीक, आपकी बॉडी में ऊपर स्किन है, आपकी बॉडी में ऊपर स्किन है और अंदर आपको जो एहसास हो रही है वो चीज़ आपकी कौन सी है? हड्डी है। ठीक, त्वचा है और त्वचा के बाद अंदर आपको क्या है? हड्डी है। इस त्वचा और हड्डी के बीच का जितना भी पोर्शन है, चाहे वो आपका आंतरिक अंग ही हो या आपकी बाहरी स्किन और इसके भीतर जो हड्डी है, इसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे आपके अंगों अंग ही हो, वो जिन चीज़ों से बने होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मांसपेशियाँ, और जिसको देसी भाषा में हम लोग बोलते हैं मांस। क्या बोलते हैं? मांस। ठीक, मांसपेशियों से बना होता है। ठीक, और ये मांसपेशियां हमारी हड्डियों से अटैच होती हैं और हमारे बॉडी के आर्गन काम करते हैं हड्डी और मसल्स के थ्रू। अब इन मांसपेशियों की संख्या पूछा है 340, 560, 639, 860। तो इन मांसपेशियों की टोटल संख्या है आपकी कितनी? 639। कितनी है? 639। ठीक, जिसमें से अगर आप मांसपेशियों को, ये मांसपेशियां आपकी हो गई त्वचा और हड्डियों के बीच में, यदि आपसे पूछे कोई इन मांसपेशियों का क्या है कितने प्रकार हैं, तो ये मांसपेशियां जो आपकी 639 हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं रेखित पेशियां। आपकी बॉडी में पाई जाने वाली पेशियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। रेखित पेशियां, लीनियर मसल या स्टेटेड मसल बोलते हैं। अरेखित पेशियां, दूसरी आपकी कौन सी पेशियां हैं? अरेखित पेशियां, अनस्टेटेड मसल्स। ठीक है, नॉन लीनियर मसल, और इसी को कहीं कहीं पर चिकनी पेशियां भी कहा जाता है। ठीक, यही है हिंदी का दिक्कत, चिकनी पेशियां। ठीक, अब तीसरी जो है आपकी वो है आपकी हृदय पेशियां। आपके शरीर में हृदय के लिए अलग से पेशियां हैं, हृदय पेशियां, कार्डियाक मसल्स बोलते हैं इसको। ठीक, ये विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं। रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां, ये 3 प्रकार की पेशियां आपकी त्वचा और हड्डियों के बीच में हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दी से अगर आपको रटना है तो आपके कंकाल तंत्र से हड्डियों से जो जुड़े होती हैं पेशियां, वो आपकी कौन सी पेशियां होती है? रेखित पेशियां होती हैं। ठीक, अरेखित पेशियां अगर आप समझना है तो आपके शरीर के आंतरिक अंग, शरीर के जो आंतरिक अंग बने होते हैं वो जिन पेशियों से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं अरेखित पेशियां। इसके बाद आंतरिक इसके बाद
आपके हृदय में अलग से हृदय पेशियां होती हैं, विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं जिनमें लाइफ टाइम जो है संकुचन और जो है फैलाव बना रहता है। ठीक, अब इन 639 में लगभग आपकी रेखित पेशियों की संख्या कितनी होती है? 400। ठीक, तो इनमें तो राइट आंसर है आपका 639। आपने थोड़ा बहुत रेखित पेशियों के बारे में जाना। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, ये देखिए टेंडन, इसको हिंदी में, अब देखिए इसकी इंग्लिश है टेंडन। खटाखट आंसर दीजिए आप लोग। टेंडन, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा। ठीक, अब आंसर दीजिए। टेंडन हड्डी को डॉट 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 से जोड़ते हैं। हड्डी, स्नायु बंधन, मांसपेशियां, उपास्थि। ठीक, टेंडन हड्डी को जोड़ते हैं। ठीक, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में त्वचा और हड्डी के बीच का भाग जिससे बना है वो बना है किससे? मांसपेशियों से। ठीक, अब मैंने आपको इसी में बताई थी आपकी कौन सी पेशियां? रेखित। कौन सी पेशियां बताई थी आपको? रेखित पेशियां। तो रेखित पेशियां कंकाल तंत्र से जुड़ी होती हैं, मतलब इसमें से आपकी बॉडी में जितने भी आपकी मसल्स हैं, मांस है, वो हड्डियों से जो जुड़ी है वो आपकी कौन सी पेशी है? रेखित पेशी। अब यहाँ पे आप पकड़ लेंगे, ये जो मांसपेशियां हैं हड्डी से, ठीक, जैसे मैंने बताया था ना कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला धागा आपका कौन सा है? लिगामेंट। अब यहाँ पे बात आ गई कि हड्डी और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने के लिए किस धागे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस धागे का प्रयोग करते हैं, इसका उत्तर मैं बता चुका आपको बातों बातों में। ठीक, इसका आंसर ये आपका मांसपेशियां ही है। तो ये आपका धागा, ये कंडरा धागा, ये टेंडान धागा जो है वो हड्डी को किससे जोड़ता है? आपका मांसपेशियों से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। और इसी वजह से हमारी हड्डियां जो हैं वो आपकी मसल से बढ़िया से तालमेल बना के बैठती हैं। तो ओवरऑल एक चीज़ मैं आपको देना चाहूँगा, हड्डी प्लस हड्डी, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। इसको जोड़ने वाला धागा आपका लिगामेंट है, स्नायु है। ठीक, हड्डी और हड्डी आपस में जुड़ेगी तो किस धागे से जुड़ेगी? लिगामेंट से। और यदि हड्डी और मांसपेशी आपस में जुड़ेगी तो जो धागा लगेगा उस धागे का नाम है क्या? कंडरा। क्या नाम है? कंडरा। और इसको बोलते हैं आपका टेंडान। इसको क्या बोलते हैं? टेंडान। ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले धागे का नाम स्नायु है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने वाले धागे का नाम कंडरा है, जिसको कहते हैं टेंडान। तो इसका राइट आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, बात से ही, जो है मांसपेशियां। ठीक, टेंडान हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। ये देखिए, अब हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पहुंच गए हैं। इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमने आपको लगभग 2 सिस्टम आपको पढ़ा दिए हैं, अभी 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम हमने आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करवा दिया, दूसरा कंकाल तंत्र हमने आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करवा दिया। तो इन 2 सिस्टम को मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम प्रवेश कर रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, जहाँ पे रक्त से संबंधित प्रश्न आएंगे। मैं रक्त के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये एक ऐसा माध्यम है, एक लाइन में बताऊँगा। रक्त एक ऐसा माध्यम है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और प्रत्येक जीवों में यही कोशिका काम करती है। यही कोशिका अगर अपना कार्य करती रहती है तो मनुष्य का शरीर चलता रहता है, मनुष्य के शरीर को ऊर्जा मिलती रहती, सारे अंग काम करते रहते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इस कोशिका को आवश्यक चीज़ें समय समय पर नहीं मिलेंगी तो ये कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देंगी। तो इन कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए हमें बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक, इन सारे तत्वों को इन कोशिकाओं तक ले जाने वाला जो माध्यम है वही क्या है? ब्लड। वही क्या है? ब्लड है। तो एक लाइन में अगर डिफिनीशन देनी हुई आपको कि मानव शरीर की सभी कोशिकाओं में सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति करने वाले द्रव को ही क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं, ब्लड कहते हैं। इसीलिए हम लोग ब्लड करते रहते हैं। अगर ये न रहा तो क्या हुआ? ये न रहा ये तो सभी चीज़ों का परिवहन रुक जाएगा,
सभी चीज़ों का परिवहन रुक जाएगा। ठीक, और इसी ब्लड से हम लोग गैसों को भी ढोते हैं। मैंने बता दिया ना सारी आवश्यक चीज़ों को, तो उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो सारी आवश्यक चीज़ों को जो कोशिका के लिए आवश्यक हैं और अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकालना, ये भी कार्य आपका ब्लड का है। ठीक, तो ये भी ये ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में सभी चीज़ों का परिवहन जिस माध्यम से होता है उसे ही क्या कहते हैं, रक्त, ब्लड कहते हैं। ठीक, अब इसी ब्लड से पहला क्वेश्चन आया, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? बहुत बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का था, इसलिए इसमें डाल दिया गया है। ठीक, तो ये सभी को पता है कि ओ ग्रुप ब्लड, ओ समूह जो है जैसे वो माना जाता है कि सभी को ये ब्लड दे सकता है। ठीक, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। अब ब्लड के ही कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आया है तो आप आंसर दीजिएगा कि ओ समूह जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओ समूह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है। वो तो क्लोरोफिल है भाई। बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ है, अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला पदार्थ है, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव है। ठीक, तो आंख बंद करके हम जो है आंख बंद करके इसके बारे में बताएंगे कि ये जो एक ऐसा पदार्थ है जो कहाँ पाया जाता है, मानव रक्त में पाया जाता है। ठीक, मानव रक्त में पाया जाने वाला ये पदार्थ है हीमोग्लोबिन, और इसका बड़ा ही रोल है, और इस रोल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आगे है, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं कर रहा हूँ, आगे करूँगा। ठीक, मानव के रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए है क्वेश्चन, मैंने अभी चेक किया था तो इसमें पाया है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, पहले तो ये देखिए क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है, या फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, या कुछ अम्लीय होता है, या ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। ठीक, देखिएगा अब हम एक एक को पकड़ेंगे। ये लाल रंग का होता है, बिल्कुल, ये लाल रंग का होता है, बिल्कुल। ठीक, या फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है। कहाँ से? फेफड़ों से ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड। पहले मैं आपको एक चीज़ जो विशेष समझाना चाहूँगा, ये लाल रंग का होता है, ये लाल रंग का एक विशेष प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक विशेष प्रोटीन है। पहली लाइन, इसका परिचय क्या हुआ? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। ठीक, ये आपके रक्त के साथ बहता है, ये आपके रक्त के साथ बहता है, ये आपके रक्त के साथ बहता है, और जब ये बहता है तो ये हीमोग्लोबिन जो है आपको, जब हम वायुमंडल से गैसों को अंदर प्रवेश कराते हैं तब इन्हीं में से एक गैस होती है आपकी ऑक्सीजन। तो ये हीमोग्लोबिन खटाक से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और इस ऑक्सीजन को लेकर के जाता है कहाँ तक? हमारी कोशिकाओं तक। कहाँ तक ले जाता है? ये ऑक्सीजन जाता है हमारी कहाँ तक? कोशिकाओं तक। कहाँ तक जाता है? कोशिकाओं तक। ठीक, कोशिकाओं में जैसे ऑक्सीजन करते रहते हैं हम लोग, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता है? कहते हैं मर जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन आपके जो आपने पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को पहुंचाया है, रसांकुर के माध्यम से ब्लड में मिलाया है, ब्लड के माध्यम से कोशिका में पहुंचा है भोजन, तो इस भोजन में आग लगाने का काम कौन करेगी? ऑक्सीजन गैस। ठीक, और ये कोशिकाओं में जब पहुंचेगा तो ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का दहन करेगी, भोज्य पदार्थों का दहन करेगी और उससे निकलेगी ऊर्जा, जिससे काम चलाएगी कोशिका। इसी से ही आपकी बॉडी सिस्टम से चलती है। आपने पाचन तंत्र से भोजन लिया, पचा, पहुंचा ब्लड में, ब्लड से पहुंचा कोशिकाओं में पड़ा है, और वहीं श्वसन तंत्र से जब आपने सांस ली तो सांस में आई ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को कैच किया किसने? हीमोग्लोबिन ने,
और ये हीमोग्लोबिन उसको कोशिका तक ले गई, और जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगी कोशिकाओं में, कोशिका में उपस्थित पहले से जो भोज्य पदार्थ हैं उनका दहन होगा, और दहन से क्या मिलेगी? ऊर्जा। उस ऊर्जा का प्रयोग कोशिका करेगी। इसी से आपकी बॉडी चलती रहती है। ये अपनी बॉडी का कॉन्सेप्ट जान लीजिए। अब इस भोज्य पदार्थों का जो दहन होगा भैया, तो कोई भी चीज़ जलेगी, यदि उसमें कार्बन है तो खटाक से कौन सी गैस बनेगी? CO2। कौन सी गैस बनेगी? CO2 गैस बनेगी। CO2 की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर होता है। अगर ये ज़्यादा देर हमारे कोशिकाओं में रहेगी तो हमारी कोशिकाएं जो हैं मृत हो सकती हैं, फट सकती हैं। तो इस कोशिका में उपस्थित बनी CO2 को भी पकड़ करके ले आएगा कौन? यही हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन ले आएगा और क्या करेगा? श्वसन क्रिया के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देगा। तो ऑक्सीजन को प्रवेश कराने वाला हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन ने जो दहन का काम किया, उसके पश्चात जो काम हुआ उसमें जो गैस बनी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी बाहर निकालने वाली कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉरी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगी। तो भोज्य पदार्थों का दहन होने से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और भोज्य पदार्थों के आवश्यक दहन के लिए आवश्यक गैस आपकी ऑक्सीजन, इन दोनों को भी ढोने वाला कौन है? आपका हीमोग्लोबिन। ठीक, तो ए भी सही हुआ, या फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होती है, ये भी सही हुआ। ठीक, या ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ऊतकों मतलब कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी सही हो गया। अब इसका देखिए, यह कुछ अम्लीय होता है, यह कुछ अम्लीय होता है। यह क्या होता है? कुछ अम्लीय होता है। ये वैसे ही तीनों सही होगा तो ये गलत होगा, लेकिन ठीक है, तो ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया। मैं हिंदी इंग्लिश की बात हमेशा करता हूं, तो देखिए इसको देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है। और ये नाम क्या कह रहा है? रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक, पहले तो रुधिर वर्णिका क्या है? रुधिर वर्णिका, रुधिर को वर्ण प्रदान करने वाला पार्ट। ठीक, तो रुधिर को वर्ण प्रदान करने वाला पार्ट आपका जो है वो आपका कौन सा है? हीमोग्लोबिन। ठीक, रुधिर को वर्ण प्रदान करने वाली चीज जो है वो क्या है? हीमोग्लोबिन। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट हम अभी ऊपर कर देंगे, नहीं तो कुट जाएगा नीचे ये। ठीक, थोड़ा कर दे रहे हैं ऊपर। हाँ, अब आपको दिखेगा। ठीक, अब आप आराम से ऑप्शन ढूंढिए, क्योंकि उलझन हो रही थी आपको। लिखिएगा, इसमें लौह होता है, या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, या कुछ रोगों के प्रति। अब देखिए किससे आप तुलना करेंगे। अब देखिए रुधिर वर्णिका भूल जाइए, अब उसको मैंने ट्रांसलेट करके आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन। ठीक, इसमें लौह होता है, पक्का लौह होता है भैया, आयरन। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल रंग प्रदान करता है। ठीक, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, मतलब रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो भैया इतना लोड ये नहीं ले पाएगा, तो पहले से ही कंफर्म हो गया। वैसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोते ढोते ये वृद्ध हो जाता है। ठीक, तो ये रोगों से नहीं लड़ पाएगा। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, कंफर्म है, ऑक्सीजन का भी वाहक है। और यहीं पे अगर आपको कोई कह दे कार्बन डाइऑक्साइड का भी वाहक है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी वाहक है। ठीक, अब इसमें से सही कूट चुनते हैं, सही कूट चुनते हैं। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें 1, 2 और 4 हो। तो इसका 1, 2, 4 वाला ऑप्शन कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो बढ़ते हैं। तो इसका आपका रुधिर वर्णिका को मैंने आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? पेसमेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक, SA नोड्स, AV नोड्स, हिस की पोटली, कार्डे टेंडाइनल। ठीक, देखिए ये अलग चीज है थोड़ा सा।
लेकिन देखिए इसको भी हम तोड़ेंगे। पेस माने हुआ गति, तेजी, ठीक। मेकर मतलब लाने वाला, बनाने वाला, तेजी बनाने वाला, ठीक। देखिए हमने तोड़ लिया थोड़ा बहुत। तेजी बनाने वाला मतलब ये आपका हृदय से संबंधित है। ये आपका किससे संबंधित है? हृदय, ठीक। हृदय से संबंधित है, हृदय से संबंधित है ये टर्म हृदय से संबंधित है, ठीक। और इसका कार्य है हृदय को गति प्रदान करना। इसका कार्य है हृदय को गति प्रदान करना, ठीक। तो ये जो आपका हृदय है, मैं इसको अब संक्षेप में थोड़ा समझाना चाहूँगा। ये आपका जो हृदय है, ये मैंने बताया कि हृदय, अभी पीछे से बता रहा हूँ, हृदय पेशियों से बना है। लेकिन आप देखिए इसमें हृदय सिकुड़ता है और फैलता रहता है। ये आपका एक पंप है, ये आपका पंप है। और ये जब फैलेगा, सिकुड़ेगा, तो एक प्रेशर बनेगा आपके रक्त की नलिकाओं में। जो ब्लड आपका बह रहा है, ये ब्लड एक प्रेशर से बह रहा है। अगर इसे प्रेशर न रहे, जैसे देखिए पाइपलाइन में जब बहता है तो एक प्रेशर, एक दाब रहता है जो पानी को आगे बढ़ाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारी नलिकाओं में भी एक उपयुक्त दाब का निर्माण करने वाला पंपिंग सेट आपका हृदय है। तो ये एकदम निश्चित समय अंतराल पे आपका ये फैलता है और सिकुड़ता है, और इसी से ही हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, इससे उत्पन्न दाब के कारण, ठीक। इस गति को उत्पन्न करने वाला जो आपका पार्ट है हृदय का, उसे ही कहते हैं पेसमेकर, ठीक। ये विशेष कोशिकाओं से बना हुआ भाग है, ये विशेष कोशिकाओं से बना हुआ भाग है, जिसे हम लोग सिरोटियल नोड्स, SA नोड्स के नाम से, SA नोड्स के नाम से भी जानते हैं, नोड्स के नाम से जानते हैं, ठीक। ये विशेष कोशिकाओं से बना हुआ भाग है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। और इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों से ही हमारे हार्ट को एक करंट की सप्लाई मिलती रहती है। जैसे इस पे कभी ध्यान दीजिए कि अपने आप कैसे ये आपका ये अप एंड डाउन या फैल रहा, सिकुड़ रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं से पावर मिल रही है। तो हृदय को जो गति देता है, हृदय को जो आपको मूव कराने में या फैलने सिकुड़ने में हेल्प करता है, वह पार्ट आपका है पेसमेकर, जो पेस मेकर करता है, पेस को मेक करता है, तेजी को बनाता है। और ये जो है विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, और इन कोशिकाओं को ऐसे नोड्स के नाम से भी जानते हैं जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पन्न करती हैं, और जिससे हमारा हार्ट आपका एक रेगुलर समय पे पंप करता रहता है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। आज की क्लास मैं यही पर रोकूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन प्रश्न लेकर के आऊँगा। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे ये जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।